स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरबी क्लासेस। तो आज का जो टॉपिक है वो है हमारा सॉल्यूबिलिटी। इससे पहले हम लोग सारे कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़ चुके हैं और आज से स्टार्ट करना है सॉल्यूबिलिटी, जहां से मेन चैप्टर स्टार्ट होता है। सॉल्यूबिलिटी समझने से पहले दो टर्म्स मैं लिख रहा हूं। एक होता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन और एक होता है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब ये सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन होता क्या है? जैसे मान लीजिए मैं एक गिलास पानी लिया हूं, मान क्या लेते हैं, है मेरे पास। जैसे मान लीजिए ये एक गिलास है और एक गिलास में इसमें पानी है, एक गिलास पूरा भरा हुआ है और इसमें हम एक चम्मच चीनी डाले और इसको मिलाया तो ये मिल गया। एक चम्मच और चीनी डाले, मिलाए, मिल गया। एक चम्मच और चीनी डाले, मिलाए, मिल गया। बट एक टाइम ऐसा आएगा कि अब इसमें चीनी मिलेगा नहीं। मेरे कहने का मतलब कि एक समय ऐसा आएगा कि चीनी का एक दाना भी इसके अंदर मिलेगा नहीं। तो मतलब जो उसमें मैक्सिमम चीनी जो मिलना था वो क्या हो चुका है, मिल चुका है। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब ये होता है कि द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट कैन बी डिसॉल्व इन एनी सॉल्वेंट एट ए गिवन टेम्परेचर इज कॉल्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन। मतलब जो सबसे मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जो ये पानी अपने अंदर घोल सकता था वो घोल चुका है। उसके बाद अगर आप एक दाना चीनी का भी डालेंगे तो इसमें मिलेगा नहीं। तो ऐसे सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। जिसमें मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट मिल चुका हो तो उसको क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब आता है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्या होता है? तो कुछ लोग के दिमाग में आता है कि सैचुरेटेड मतलब कि मैक्सिमम मिल चुका है, उससे ज्यादा तो चीज नहीं मिल सकती उसके अंदर। तो अनसैचुरेटेड मतलब होता है कि उसमें अब मिल सकता है और हम मिला सकते हैं, ऐसा नहीं है। अब अनसैचुरेटेड क्या होता है, फिर एक बार सुनिए इसी एग्जांपल से। वही एक गिलास पानी था जिसमें 3 चम्मच चीनी ये मैक्सिमम अपने गिलास में ये पानी अपने अंदर घोल सकता था। मैक्सिमम कितना, 3 चम्मच। और हम इसमें सिर्फ अभी 2 ही चम्मच डाले हैं। तो ये जो सॉल्यूशन है अभी वो अनसैचुरेटेड है, क्योंकि अभी इसके अंदर और चीनी घुल सकता है। इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी थी 3 चम्मच चीनी घोलने की, बट अभी हमने सिर्फ 2 ही चम्मच चीनी डाला है। मतलब ये सॉल्यूशन जो है अभी सैचुरेटेड स्टेट में पहुंचा नहीं है, अभी ये अनसैचुरेटेड है, इसमें और चीनी मिल सकता है। जैसे ही हम 1 चम्मच और चीनी डाले और इसको मिलाए, अब ये हो गया सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब इस ग्लास में एक दाना भी चीनी का जाएगा तो घुलेगा नहीं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि सैचुरेटेड का मतलब तो हो गया कि मैक्सिमम अमाउंट जहां मिल जाता है उसको बोलते हैं सैचुरेटेड। लेकिन अनसैचुरेटेड का मतलब ये नहीं कि उस मैक्सिमम के बाद भी मिल जाए। जैसे अगर इस ग्लास में 20 ग्राम चीनी मिल सकता है, 20 ग्राम चीनी मिलने के बाद ये सैचुरेटेड हो जाता है। क्या हो जाता है, सैचुरेटेड। और अभी इसमें हम सिर्फ 10 ग्राम ही चीनी डाले हैं, तब तक ये जो सॉल्यूशन है वो क्या है, अनसैचुरेटेड है। मतलब इसके अंदर अभी 10 ग्राम और चीनी हम घोल सकते हैं। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन भी हो गया और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन भी हो गया। हाँ, तो सॉल्युबिलिटी समझते हैं कि सॉल्युबिलिटी क्या है। सॉल्युबिलिटी का मतलब होता है कि उसके अंदर कितना घोलने की, मतलब वो जो भी सामान है वो अपने अंदर कितना चीज अपने अंदर घोल सकता है, इसी को बोलते हैं सॉल्युबिलिटी। बट यहाँ पे जो टर्म्स है थोड़ा सा अलग है। इसका मतलब ये है कि सॉल्युबिलिटी की जो डेफिनेशन वो ये कहती है कि द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ द सॉल्वेंट। मतलब जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट आप मिला रहे हैं 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में, वो कितना मिल सकता है उसको क्या बोलते हैं, सॉल्युबिलिटी। अभी जो ग्लास का एग्जांपल दे रहे थे उसमें हम ये नहीं बोल रहे थे कि सॉल्वेंट उसमें 10 ml है, 20 ml है, कि 20 ग्राम है, 30 ग्राम है, 40 ग्राम, 50, 70, 80, 90, 100। लेकिन सॉल्युबिलिटी जब डिफाइन करेंगे तो उसमें बोलेंगे
कि द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ द सॉल्वेंट एट ए गिवन टेम्परेचर इज कॉल्ड सॉल्विटी। मतलब कोई सॉल्वेंट अगर 100 ग्राम है उसमें मैक्सिमम कितना सॉल्यूट डिजॉल्व हो सकता है ये बताता है सॉल्युबिलिटी। क्लियर है? तो सॉल्युबिलिटी की डेफिनेशन भी है, यहां पे मैं लिख देता हूं। तो जो डेफिनेशन है सॉल्युबिलिटी की वो बोलता है कि द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम विच कैन बी डिजॉल्व इन 100, यही इंपॉर्टेंट है, विच कैन बी डिजॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ द सॉल्वेंट एट ए गिवन टेम्परेचर टू फॉर्म सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी। मतलब जो सॉल्यूट आप मिला रहे हैं वो ग्राम में होना चाहिए, और जो सॉल्वेंट मिला रहे हैं वो कितने में डिफाइन करना, हमेशा 100 ग्राम में कर रहा है। और वो सॉल्यूट तब तक मिलाएंगे जब तक वो सोल्यूशन क्या ना हो जाए, सैचुरेटेड सोल्यूशन ना हो जाए। अगर ये सारी कंडीशन आप सेटिस्फाई कर रहे हैं तो वो बताता है उसकी सॉल्युबिलिटी। द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स दैट कैन बी डिसॉल्व in a given solvent 100 gram of the solvent at a given temperature to form saturated solution is called solubility। तो हमको जो सबसे पहले solubility पढ़नी है वो पढ़नी है solubility of solid in liquid। मतलब जो solvent है वो liquid है और मिलाना क्या है हमको, solid, गैस नहीं मिलाना है। क्या मिलाना है? solid मिलाना है। और जो दूसरा पढ़ना है वो है solubility of gas in liquid। पहले क्या पढ़ना है? सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। तो सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड यही होता है कि द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स डिसॉल्व इन ए गिवन 100 ग्राम ऑफ द सॉल्वेंट एट ए गिवन टेंपरेचर इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी। ठीक है, अब ये देखना है कि कौन कौन से फैक्टर हैं जो सॉल्युबिलिटी को इफेक्ट करते हैं जब हम कोई सॉलिड उसमें मिलाते हैं। तो आइए देखते हैं कि कौन कौन से वो फैक्टर हैं जो इफेक्ट करेंगे जब सॉलिड किसी लिक्विड में मिलता है। तो फैक्टर अफेक्टिंग द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड में जो पहला पॉइंट है वो है नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। मतलब जब हम कोई सॉलिड सॉल्वेंट में मिला रहे हैं तो उसमें जो फैक्टर अफेक्ट करते हैं उसका पहला पॉइंट है कि नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। मतलब जो मिला रहे हैं उसका नेचर और वो जिसमें मिल रहा है उसका नेचर भी इंपॉर्टेंस रखता है कि वो दोनों मिलेंगे कि नहीं। जैसे मान लीजिए कि आप ये क्लास 12 के लिए लेक्चर है, तो क्लास 12 का एग्जांपल लेके चलते हैं। आप क्लास 12 में कहीं पे पढ़ रहे हैं किसी स्कूल या किसी कॉलेज में, और आपका ट्रांसफर हो गया, मतलब पिताजी का ट्रांसफर हो गया या मदर का ट्रांसफर हो गया और आपको भी जाना पड़ा। तो आप दूसरे सिटी जाते हैं और वहाँ के स्कूल में ज्वाइन करते हैं। तो मान लीजिए आपका पहला दिन है और आप इंटर किए, क्लास में इंटर किए, अपनी 12th क्लास में इंटर किए। तो देखिए कि एक साइड बॉयज बैठे हैं एक रूम में गर्ल्स बैठी हुई हैं, और आप इंटर किए तो आप वहां जाके बैठेंगे या वहां जाके घुलेंगे या वहां जाके अपना मेल जोल बढ़ाएंगे जो आपका नेचर होगा। अगर आप लड़के होंगे तो लड़के के पास जाएंगे, और अगर आप लड़की होंगे तो आप लड़की के पास जाएंगे, या आप पे डिपेंड करता है, आप कहीं भी जा सकते हैं। मतलब जो आपका नेचर होगा, जहां आपको अच्छा लगता होगा घुलना मिलना, आप वहां पे जाके क्या करेंगे, बैठेंगे। तो सेम उसी तरीके का सॉल्यूट और सॉल्वेंट के साथ भी होता है। अगर सॉल्यूट पोलर है तो वो जो सॉल्वेंट में घुलेगा वो भी क्या होना चाहिए, पोलर होना चाहिए। पोलर का मतलब होता है कि जिसपे चार्ज जनरेट हो। जैसे NaCl टूटता है तो Na+ और Cl-, और H2O टूटता है तो H+ और OH-। ठीक है, तो ये भी पोलर हुआ क्योंकि इस पे भी चार्ज आता है, और H2O भी पोलर हुआ क्योंकि H2O पे भी चार्ज जनरेट होता है, वो भी अपने आयनों में टूटता है। तो अगर सॉल्यूट पोलर है तो वो उसी सॉल्वेंट में घुलेगा जो वो खुद, जो सॉल्वेंट भी क्या होना चाहिए, पोलर ही होना चाहिए। इसी को बोलते हैं लाइक डिसॉल्व लाइक। मतलब जो जैसा होगा वहीं पे जाके क्या होगा, जो घोल मेल अपना क्या करेगा, बढ़ाएगा। अगर सॉल्यूट जो है वो नॉन पोलर है तो वो वहीं पे घुलेगा जहां सॉल्वेंट भी कैसा होना चाहिए, नॉन पोलर होना चाहिए। जैसे इसका एक एग्जांपल है कि नेफ्थलीन कभी पानी में नहीं घुलेगा। नेफ्थलीन वही होता है जो, जैसे ठंडी हम लोग की चली गई, ठंडी में अगर अलमीरा में हम लोग कपड़े रखेंगे ठंडी की, या कहीं भी बक्सा बक्सी में, तो उसमें एक नेफ्थलीन की गोली रखते हैं कि उसमें कीड़े न लगे या खराब ना हो।
इसी तरह टॉयलेट्स में भी यूरिनल स्मेल ना आए उसके लिए भी रखा जाता है। तो वो जो नेपथलीन की गोली होती है वो पानी में डिसॉल्व नहीं करता। ऐसा नहीं कि पानी डाले और खत्म हो गया, ऐसा नहीं है। क्यों नहीं करता? क्योंकि नेपथलीन जो है वो नॉन पोलर है और हमारा H2O क्या है, वो पोलर है। तो ये दोनों कभी आपस में घुलेंगे नहीं। अब नेपथलीन जो है वो बेंजीन के साथ घुल जाता है, क्योंकि बेंजीन भी नॉन पोलर है और नेपथलीन भी नॉन पोलर है। नॉन पोलर मतलब इन पे चार्ज जनरेट नहीं होगा। नेपथलीन में सिर्फ और सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन ही होते हैं, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होती है। तो दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है तो चार्ज किसी पे जनरेट होता ही नहीं है। सेम केस बेंजीन के साथ भी है, बेंजीन में भी कार्बन और हाइड्रोजन ही होते हैं, उनकी भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होती है, इसलिए बेंजीन रिंग पे भी कभी चार्ज जनरेट नहीं होता है। तो ये भी नॉन पोलर हुआ और ये भी नॉन पोलर हुआ। तो सॉल्यूट भी नॉन पोलर, सॉल्वेंट भी नॉन पोलर, तो मिल गए। सॉल्यूट पोलर तो सॉल्वेंट भी क्या होना चाहिए, पोलर होने चाहिए, इसलिए दोनों आपस में क्या होते हैं, मिलते हैं। तो ये होता है नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है ये, लाइक डिसॉल्व लाइक, जो जैसा होगा उसी में जाके घुलेगा। तो जो पहला था वो था हमारा फैक्टर नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। दूसरा फैक्टर है हमारा टेम्परेचर। हमारा दूसरा फैक्टर है वो है टेम्परेचर, कि टेम्परेचर को बढ़ाने पे सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी या टेम्परेचर को बढ़ाने पे सॉल्युबिलिटी घटेगी। तो टेम्परेचर दो तरीके से रोल प्ले करता है, एक या तो वो एंडोथर्मिक रोल प्ले कर रहा हो या वो कैसा प्ले कर रहा हो, एक्सोथर्मिक प्ले कर रहा हो। एंडोथर्मिक रिएक्शन का मतलब ये होता है कि जिस रिएक्शन को आगे कंटिन्यू कराने के लिए वो खुद हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करे, मतलब उसको खुद हीट एनर्जी चाहिए उस रिएक्शन को करवाने के लिए आगे प्रोसीड, उसको बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। और एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो होता है कि जो रिएक्शन हो रहा हो और हमको हीट एनर्जी दे रहा हो, उसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो अगर मान लीजिए आप पानी लिए और पानी में चाय की पत्ती डाले और उसको मिला रहे हैं, तो वो मिलेगा नहीं या थोड़ा ही मिलेगा, बहुत ज़्यादा उसमें सॉल्युबल नहीं होगा, क्योंकि उस चाय की पत्ती को चाय में या पानी में मिलाने के लिए उसको हीट एनर्जी चाहिए। जैसे ही वो हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, उसका जो घुलने की शक्ति है, जो घुलने की क्षमता है, वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। मतलब वो रिएक्शन एंडोथर्मिक है, उसको हीट एनर्जी चाहिए। तो अगर रिएक्शन एंडोथर्मिक है तो आप टेम्परेचर देंगे उसको, तो उसकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी, बढ़ेगी। पानी को गर्म करेंगे तो चाय की पत्ती उसमें क्या होगी, और अच्छे से घुलेगी। लेकिन अगर रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, मतलब वो रिएक्शन पहले से ही आपको हीट एनर्जी दे रही है और आप जाके उसी में हीटर लगा देंगे, तो उसकी सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। मतलब अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो टेम्परेचर बढ़ाने पे सॉल्युबिलिटी क्या होती है, घटती है, जो यहाँ पे गलत है। सॉल्युबिलिटी क्या होती है, घटती। सॉल्युबिलिटी क्या होगी, नीचे डाउन होगी। मतलब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी एक्सोथर्मिक रिएक्शन में, डाउन होगी। एग्जांपल है एंडोथर्मिक रिएक्शन का NaCl KCl, जिसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ती है टेम्परेचर देने पे। और एक्सोथर्मिक रिएक्शन है कि लिथियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, मोनोहाइड्रेट। जैसे एक सुने होंगे आप कि जब पानी में चूना हम लोग मिलाते हैं तो वो खुद हीट एनर्जी देने लगता है। अब उसको आप बाल्टी को ले जाके और आग पे रख देंगे तो वो पहले से ही एक्सोथर्मिक है। अब उस चूने की जो घुलने की शक्ति है पानी में, वो और क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि वो पहले से ही रिएक्शन क्या था, एक्सोथर्मिक था। तो फैक्टर अफेक्टिंग में जो दूसरा था टेम्परेचर, अगर रिएक्शन एंडोथर्मिक है तो टेम्परेचर बढ़ाओगे, सॉल्युबिलिटी भी बढ़ेगा। अगर रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, टेम्परेचर बढ़ाओगे, सॉल्युबिलिटी घटेगा। तो क्लियर है। और जो तीसरा फैक्टर होता है वो होता है प्रेशर। लेकिन मार्कर नहीं मिल रहा है तो पहले मार्कर को खोज लेते हैं, उसके बाद कंटिन्यू करते हैं। हाँ, तो मार्कर मिल गया। तो जो तीसरा फैक्टर है हमारा, वो तीसरा फैक्टर होता है प्रेशर। क्या होता है, प्रेशर। अब बात आई कि प्रेशर बढ़ाने पे क्या किसी सॉलिड की सॉल्युबिलिटी लिक्विड में बढ़ेगी या घटेगी। तो अगर ये मार्कर है, इसको हम प्रेशर लगा के पानी में घोलना चाहें तो क्या ये घुलेगा, नहीं।
क्योंकि कोई भी सॉलिड या कोई भी लिक्विड अगर हम प्रेशर लगाएं तो ऐसा नहीं है कि उसका साइज कम हो जाता है। जैसे आप होली में अगर होली मनाते होंगे तो बचपन में, अब तो नहीं पिचकारी यूज करते हैं, तो पिचकारी अगर आप पिचकारी से पानी खींचे, अब उस पिचकारी में पानी आ गया है, उसके आगे का जो उसमें छेद है, पॉइंट होल है, जो उसको आप बंद कर दीजिए और पीछे से अगर प्रेशर लगाइए तो जब तक उसमें गैस है तब तक तो वो आगे जाएगा। जैसे आगे जाएगा, जब पानी पूरा डबाडब उसका पूरा सरकमफ्रेंस पूरा एरिया कवर कर लिया, अब आगे से अगर आप होल दबाए हुए हैं तो पिचकारी का वो जो प्रेशर वाला है पीछे से वो आगे नहीं जाएगा, क्योंकि जो वाटर है वो भी समझिए कि एकदम कंप्रेसिबल नहीं होती, 99%, 99.9% कंप्रेसिबल नहीं होती है। इसीलिए जब लिक्विड नहीं कंप्रेसिबल है तो सॉलिड तो इम्पॉसिबल है कंप्रेस करना उसको। तो प्रेशर का इफेक्ट जो होता है वो होता है नो इफेक्ट। प्रेशर का जो इफेक्ट होता है वो क्या होता है? नो इफेक्ट। मतलब फैक्टर अफेक्टिंग द सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, सॉलिड को लिक्विड में मिलाने के लिए अगर हम प्रेशर लगाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो तीन तरीके थे फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ सॉलिबिलिटी में। पहला था नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, दूसरा था टेम्परेचर और तीसरा था प्रेशर। अब आगे बढ़ेंगे हम लोग सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। ये था सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। अब हम लोग को पढ़ना है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। पढ़ना है वहां पे सॉल्यूट जो मिलाया, जो हम लोग मिला रहे हैं वो गैस है और जिसमें मिल रहा है वो क्या है? लिक्विड है। मतलब सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। तो जैसा कि हम जानते हैं कि लगभग ऑलमोस्ट सब गैसेस जो होती हैं वो वाटर में डिसॉल्व होती हैं। सबका डिसॉल्व होने का जो अमाउंट है वो डिपेंड करता है वो कौन सी गैसेस है, कुछ ज़्यादा होती है कुछ कम होती हैं। जैसे कि हम लोग के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है वो है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो होता है वो बहुत कम पानी में डिसॉल्व होता है, बट इतना डिसॉल्व होता है जिससे हमारे एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म अपनी लाइफ लाइन को क्या कर रहे हैं? आगे बढ़ा रहे हैं या सर्वाइव कर रहे हैं। अगर आपको एक अप्रॉक्स वैल्यू में बताऊं तो अप्रॉक्स वैल्यू ही है ये कि लगभग 100 ml पानी में 3 ml ऑक्सीजन जो होता है वो डिसॉल्व होता है। मतलब इतना डिसॉल्व होता है कि एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म आराम से जी रहे हैं। तो 100 ml में अप्रॉक्स 3 ml जो ऑक्सीजन होता है वो डिसॉल्व होता है। तो हमको भी इसमें यही पढ़ना है कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो अफेक्ट करते हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड में। मतलब कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो गैस को लिक्विड में घुलने में अफेक्ट करते हैं, या तो इंक्रीज कर रहे होंगे या तो क्या कर रहे होंगे? डिक्रीज कर रहे होंगे। तो जो सबसे पहला इसमें आता है फैक्टर वो है हमारा प्रेशर। जो सबसे पहला फैक्टर है वो है प्रेशर। अगर हम प्रेशर की बात करें तो आइए इसको देखते हैं। जैसे मैंने एक बनाया यहाँ पे एक पिस्टन बनाया, सॉरी पिस्टन कह रहा हूँ, मैंने एक बीकर बनाया और उस बीकर में यहाँ तक जो है हमने पानी ले लिया, एक सोल्यूशन है, पानी नहीं कह सकते, ये एक क्या है? सोल्यूशन है, क्योंकि इसमें लिक्विड भी होगा और गैस भी होगा। इसमें जो है लिक्विड भी प्लस गैस भी होगा। और अगर हम यहाँ पे पिस्टन लगा देते हैं, यहाँ पे हमने लगा दिया एक पिस्टन, यहाँ पे लगा दिया पिस्टन, और ये जो एरिया है वो खाली नहीं है, उसमें कुछ ना कुछ गैस है। इस एरिया में क्या है? गैस है। ये जो सिस्टम है वो डायनेमिक इक्विलिब्रियम मेंटेन कर लिया है। डायनेमिक इक्विलिब्रियम मेंटेन कर लिया है। डायनेमिक इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि यहां से अगर एक गैस का पार्टिकल अंदर आ रहा होगा तो इस पानी में से एक गैस का पार्टिकल बाहर जा रहा होगा। मतलब ये दोनों जो हैं आपस में इक्विलिब्रियम मेंटेन कर लिए हैं। मतलब उसमें जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ गैस जो है पानी में पहले से मिल चुका है। अब अगर कोई एक्स्ट्रा गैस का पार्टिकल इसके अंदर आएगा तो इसके अंदर का उतना ही पार्टिकल बाहर चला जाएगा। जैसे किसी क्लास के बेंच पे अगर 5 लोग बैठ सकते हैं और पांचों बैठे हुए हैं,
तो अगला जो छठवां आएगा तो उधर से वाले को क्या कर देगा, निकाल देगा। इसको बोलते हैं डायनेमिक इक्विलिब्रियम। डायनेमिक का मतलब है कि ये सिस्टम लगेगा कि रुका हुआ है, 5 बैठे थे सीट पे, अभी 5 ही बैठे हैं, लेकिन रुका नहीं है, एक आ रहा है तो एक जा रहा है, एक आ रहा है तो एक जा रहा है, एक घुसा एक निकला, एक घुसा एक निकला। तो ये सिस्टम है वो डायनेमिक इक्विलिब्रियम मेंटेन किया हुआ है। अगर इसी बीकर पे हम, सेम बीकर है, इतना ही इसमें भी वही सेम चीज है, बस अब हम क्या किए हैं कि इसका जो पिस्टन था वो नीचे आ गया, मतलब हमने प्रेशर को ऊपर से इंक्रीज किया हुआ है, यहां से प्रेशर हमने बढ़ा दिया। अब जो ये पिस्टन ऊपर था इस पे हम कुछ वेट W1 यहाँ पे एक बॉक्स रख के और एक और बॉक्स रख के W2 इस पिस्टन को क्या कर दिए हैं, नीचे कर दिए हैं। अच्छा, जैसे ही हम इस पिस्टन को नीचे करेंगे होगा क्या, यहाँ जो खूब ढेर सारी गैसेस थी वो पानी के अंदर क्या होंगी, घुस जाएंगी, पानी के अंदर क्या होंगी, डिसॉल्व हो जाएंगी। और ये कुछ देर बाद, जस्ट उसी टाइम में कुछ देर बाद फिर डायनेमिक इक्विलिब्रियम मेंटेन कर लेंगे। मतलब जैसे ही प्रेशर बढ़ाया गया, यहाँ जो गैसेस थी वो इसके अंदर क्या हो गई, चली गई। अब कुछ देर बाद फिर डायनेमिक इक्विलिब्रियम आएगा, मतलब कुछ देर बाद वो फिर वही होगा कि एक गैसेस भी अगर अंदर आएगी तो एक बाहर जाएगी, एक अंदर आएगी तो एक बाहर जाएगी। तो ये जो होल एक्सपेरिमेंट हो रहा है, या इससे हम क्या समझ रहे हैं, तो इससे हम ये समझ रहे हैं कि जब पिस्टन ऊपर था तो यहाँ पे जो प्रेशर लग रहा था वो कम था, जिसकी वजह से गैसेस यहाँ पे आराम से घूम रही थी। जैसे ही इस पिस्टन को नीचे किया गया है तो पाया गया, ऑब्जर्व किया गया है कि यहाँ पे जो गैस का अमाउंट था कम हो गया और यहाँ पे जो गैस का अमाउंट था वो ज्यादा हो गया। यहाँ पे गैस का जो अमाउंट था वो ज्यादा था, बट अब जैसे ही पिस्टन नीचे आया, गैस का जो अमाउंट है वो कहाँ हो गया, इस लिक्विड के अंदर ज्यादा हो गया, और यहाँ पे जो स्पेस खाली था वहां क्या हो गया, कम हो गया। तो इस होल एक्सपेरिमेंट को एक साइंटिस्ट करा रहे थे जिनका नाम था हेनरी, जिनका नाम था हेनरी। हेनरी ने ये ऑब्जर्वेशन कराया और एक चीज ऑब्जर्व की। उन्होंने कहा कि जब हम किसी भी इस तरीके के सिस्टम में प्रेशर बढ़ा रहे हैं तो सिस्टम की जो सोल्यूबिलिटी है या गैस की जो सोल्यूबिलिटी है वो भी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। हेनरी ने बोला जब हम प्रेशर बढ़ा रहे हैं तो जो गैस की सोल्यूबिलिटी है वो भी क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। तो यहां तक सब सही था, सब सही चल रहा था, उन्होंने ऑब्जर्व भी किया, एकदम सही ऑब्जर्वेशन भी था। बट सेम टाइम पे एक साइंटिस्ट थे डाल्टन, जो उनका नाम बहुत फेमस है, आप सब लोग जान रहे हैं। डाल्टन ने कहा, जैसे कि हम सब लोग जान रहे हैं कि ऐसे मान लीजिए कि मान कह लीजिए, देखते हैं ऐसे इस सिस्टम में एक गैस तो होगी नहीं, बहुत ढेर सारी गैसेस मिली होंगी, ठीक है। तो आप ये नहीं कह सकते कि एक गैस कोई उस पर प्रेशर लगाया और सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो गया। इसमें कई तरह की गैसेस मिली होंगी, तो सबका जो प्रेशर लगाने का जो प्रेशर होगा, जो रोल होगा, वो क्या होगा, अलग अलग होगा। कुछ गैसेस ज्यादा प्रेशर लगा रही होंगी, कुछ गैसेस कम प्रेशर लगा रही होंगी। मतलब जो प्रेशर लगा रही हैं गैसेस, उनमें सबका जो रोल है, सबका जो ताकत लगा रहे हैं प्रेशर, सब क्या है, अलग अलग है। तो आप ऐसे कैसे कह सकते हैं कि सबका जो प्रेशर है वो सेम है, प्रेशर आप बढ़ा तो सॉल्युबिलिटी भी बढ़ रही है। तो वहां पे उन्होंने, डाल्टन ने एक टर्म बताया कि पार्शियल प्रेशर, मतलब अगर यहाँ पे ऑक्सीजन भी है, नाइट्रोजन भी है, तो अगर दोनों कुछ प्रेशर यहाँ पे इस बॉडी पे हिट कर रही हैं, तो कुछ ऑक्सीजन हिट कर रहा होगा और कौन हिट, कुछ नाइट्रोजन हिट कर रहा होगा। मतलब पार्शियल प्रेशर कुछ पार्शियल ऑक्सीजन कर रहा होगा और कुछ पार्शियल नाइट्रोजन कर रहा होगा। तो उन्होंने ये बात कही कि ये जो प्रेशर आप कह रहे हैं कि पूरा एक ही गैस प्रेशर लगा रही है, ये प्रेशर सिर्फ प्रेशर नहीं होगा, ये पार्शियल प्रेशर होगा कि एक गैस इतना लगा रही है, दूसरी गैस इतना लगा रही है, टोटल सम करने पे ये प्रेशर हो सकता है। बट अगर एट ए टाइम एक गैस की बात करें तो उसको क्या बोलते हैं, पार्शियल प्रेशर। तो वहां पे हेनरी ने जो अपना स्टेटमेंट था फिर चेंज किया
कि उन्होंने पहले तो कहा था कि इफ वी इंक्रीज द प्रेशर द सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैस इज आल्सो इंक्रीज। जस्ट इसके बाद उन्होंने अपना स्टेटमेंट चेंज किया और उन्होंने पार्शियल प्रेशर, और अगर हमने कहा कि गैस इसमें सॉल्युबल हो रहा है तो हमको कैसे पता चलेगा कितना गैस सॉल्युबल हो रहा है? ये तो कोई बता ही नहीं रहा है, हम कैसे नापेंगे कि 10 कितना गैस उसमें डिसॉल्व हुआ? तो उसके लिए हेनरी ने एक सबसे आसान तरीका लाया कंसंट्रेशन नापने का, जो होता है मोल फ्रैक्शन। डाल्टन के कहने पे उन्होंने प्रेशर हटा के क्या यूज किया? पार्शियल प्रेशर, और अपने से उन्होंने सॉल्युबिलिटी कितना, उसमें कितना गैस सॉल्युबल है उसके लिए उन्होंने कंसंट्रेशन जो यूज किया वो क्या था? हमारा मोल फ्रैक्शन। तो इसको अगर आप एक बार लिख लें या स्क्रीनशॉट लें तो मैं फिर इसको आगे कंटिन्यू करता हूं। तो फिर हेनरी ने कहा कि द पार्शियल प्रेशर ऑफ ए गैस इन वेपर फेज is directly proportional to the mole fraction of the gas in the solution। मतलब यहाँ पे जो पार्शियल प्रेशर, मतलब हम जिस गैस की बात कर रहे हैं वो गैस, मान लेते हैं हम गैस, इसमें एक ए गैस की, अल्फाबेट ए गैस की बात कर रहे हैं, तो उन्होंने क्या कहा कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, सिर्फ प्रेशर नहीं लिखा, सिर्फ पी नहीं लिखा, क्योंकि उसके अंदर सारी गैसें जा रही थी। अब हम किस गैस के बारे में बात कर रहे हैं? सिर्फ ए के बारे में बात कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि द पार्शियल प्रेशर ऑफ ए गैस, मतलब पी ए इन वेपर फेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन। मतलब अब जो ए नाम की गैस है वो जो प्रेशर लगा रही है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एक्स ए, मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ ए के, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए के, ठीक है। जो इसके अंदर ए नाम की गैसेस है, कई ढेर सारी गैसेस हैं, अगर हम किसी एक को लें तो उसका जो पार्शियल प्रेशर, वो जो सिर्फ प्रेशर लगा रहा होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उसके मोल फ्रैक्शन ए से। मतलब वो जितना प्रेशर लगा रहा होगा उतने ही उसके मोल क्या हो रहे होंगे? घुल रहे होंगे। तो अगर इसी को बोलते हैं हेनरी लॉ कि द पार्शियल प्रेशर ऑफ ए गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इन द सॉल्यूशन। तो यहां से अगर हम लिखें कि पी ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स ए, और इस प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएं तो पी ए इक्वल टू के एच एक्स ए, यही होता है हेनरी लॉ, यही है हेनरी लॉ। और इस के एच को बोलते हैं हेनरी कांस्टेंट। क्या बोलते हैं? हेनरीज कांस्टेंट, ठीक है। पहले हेनरी ने बोला था कि P सिर्फ प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ द गैस, जितना मास मिल रहा है। तो डाल्टन ने बताया कि उसमें एक तरह की गैसेस नहीं, बहुत ढेर सारी गैसेस हैं, सबका प्रेशर अलग अलग लग रहा होगा। तब हेनरी ने अपना स्टेटमेंट चेंज किया और अब है कि पार्शियल प्रेशर उन्होंने यूज किया। क्या किया? पार्शियल प्रेशर। हर गैस अपना अलग अलग प्रेशर लगा रही होंगी, जो जितना प्रेशर लगा रही होंगी उसका उतना मोल क्या हो रहा होगा? खुल रहा होगा। ए प्रेशर लगा रही है खूब, तो ए उसके मोल फ्रैक्शन खुल रहे होंगे। तो पी ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स ए, इस प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाए के एच को बोलते हैं हेनरी कांस्टेंट। उसके बाद हेनरी ने एक ग्राफ भी बनाया, उस ग्राफ को दिखाते हैं। उससे पहले एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, तो मैं हट जाता हूं। तो जो ग्राफ है उन्होंने बनाया इसकी हेल्प से, वो ग्राफ है कि इधर उन्होंने लिया प्रेशर बढ़ रहा है, और इधर उन्होंने लिया मोल फ्रैक्शन। ये यहां मान लीजिए 0 1 2 3 4 5 से कुछ भी हो सकता है, लेते हैं 0.1 ले लेते हैं, 0.2 0.3 0.4 0.5। प्रेशर मान लेते हैं कुछ भी 1 2 3, आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो उन्होंने देखा जैसे जैसे प्रेशर बढ़ाएंगे वैसे वैसे मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस भी क्या हो रही है? बढ़ रही है।
मतलब जब प्रेशर 2 atm का होगा तो जो गैस डिसॉल्व हो रही है वो मान लेते हैं 0.2 हो रही है। जैसे ही प्रेशर इंक्रीज किए 3 atm हो गया, तो वैसे ही जो गैस डिसॉल्व हो रही है वो ज़्यादा हो रही है 0.4। मतलब P जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या आ रहा था, हमारे मोल फ्रैक्शन के बराबर आ रहा है। मतलब जितना प्रेशर बढ़ाएंगे उतना मोल फ्रैक्शन भी खुलेगा। इसके बाद हेनरी ने कुछ बातें बताई और जो बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, तो इसका एक बार और स्क्रीनशॉट ले लीजिए या लिख लीजिए, फिर मैं इसको रफ करते फिर लिखता हूँ। तो हेनरी ने यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिया जो मैंने लिखा है कि कह रहा है कि पहला पॉइंट उन्होंने बोला कि KH मतलब हेनरी कांस्टेंट, KH इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट गैसेस एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर। मतलब जो KH होगा वो हर गैस के लिए अलग अलग होगा। कि नॉर्मल सी बात है यार कि हर गैसेस का जो सॉल्युबिलिटी है पानी में वो अलग अलग है, तो उनका जो हेनरी कांस्टेंट वो भी क्या आएगा, अलग ही अलग होगा, क्योंकि सबकी सॉल्युबिलिटी क्या है, अलग अलग है। तो उन्होंने वही बात पहली बार बताई। दूसरा जो हेनरी लॉ था वो था कि पार्शियल प्रेशर ऑफ A इज इक्वल टू हेनरी कांस्टेंट इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ A, जो प्रोपोर्शनली कांस्टेंट हटाया गया है। तो अगर KH इक्वल टू लिखा जाए तो PA अपॉन X से आएगा, अगर हम इसको लिखें PA अपॉन X से हो जाएगा। अब XH इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन, क्योंकि ये कहाँ आ गया, नीचे आ गया। मतलब KH इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/x एट ए कांस्टेंट प्रेशर। इसका मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा इसको। मतलब जब जब KH की वैल्यू बढ़ेगी तब तक मोल फ्रैक्शन क्या होगा, घटेगा। मतलब जितनी बड़ी हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू उतनी उस गैस की सॉल्युबिलिटी क्या होगी, कम होगी। इस लाइन का यही मतलब है, KH बढ़ा मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस घटा। तीसरा हेनरी ने ऑब्जर्व किया, जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो जो हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू होती है वो भी बढ़ती है। अच्छा, टेम्परेचर बढ़ाए, हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू बढ़ी। हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू जब बढ़ रही थी तो मोल फ्रैक्शन क्या हो रहा था, घट रहा था। यही रीजन है कि गर्म पानी में जो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है या जो मछलियां हैं उनको कंफर्टेबल कम फील होता है एज ए कंपैरिजन टू कोल्ड वाटर। मतलब उनको ठंडे पानी या नॉर्मल पानी में ज्यादा कंफर्टेबल फील होता है एज ए कंपैरिजन टू हॉट या वार्म वाटर में, क्योंकि जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू बढ़ेगी, और जैसे ही हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू बढ़ती थी तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस क्या होता था, घट जाता था। तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस डिक्रीज करेगा। यही रीजन है, इट इज फॉर द रीजन, सॉरी ये रीजन की स्पेलिंग यहाँ पे गलत हो गई थी, तो आप लोग सही कर लीजिएगा। इट इज द पता नहीं, हमको नहीं पता क्या होता। इट इज फॉर द रीजन दैट एक्वेटिक स्पीसीज फील मोर कंफर्टेबल इन कोल्ड वाटर देन वार्म वाटर। ठीक है, तो रीजन की जो स्पेलिंग होती है लिखिए दे रहे हैं REASON। ठीक है, तो यही रीजन है कि जो एक्वेटिक स्पीसीज होती हैं वो ठंडे पानी में ज्यादा अच्छा फील करती हैं एज ए कंपैरिजन टू वार्म वाटर। तो ये था हमारा हेनरीज लॉ जो इम्पोर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए। ये था सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। तो थैंक यू।